अभी जो सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, संजय द्विवेदी कैसे देखते हैं अपनी पार्टी के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि आप लोग ये कहते रहे कि भाई हम अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं, बट एटलीस्ट ये नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। वैसे देखिए, मैं एग्जिट पोल को कोई गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है एग्जिट पोल हो या एआई पोल हो, जो भी पोल होते हैं, माना कि आपने 1 लाख लोगों से आपने लिया, लेकिन 50,000 लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो जब वोट नहीं दिया तो इसमें जो अंतर आता है, जो आप हमेशा देखते हैं एग्जिट पोल में क्यों अंतर आता है, लोग इस पर हमेशा चर्चा करते हैं। उसका मेन कारण ये होता है कि इसलिए जो है, चाहे हरियाणा देख लीजिए, चाहे लोकसभा चुनाव देख लीजिए, उसका सबसे बड़ा कारण यही हो जाता है कि वो लोग वोट बैंक वहां तक पहुंचे ही ना हो और वोट ना डाला हो। अब हम आते हैं झारखंड पे। झारखंड में देखिए, जिस तरह से शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया और हाईकोर्ट द्वारा जो उनको जमानत दी गई, जमानत में जो पैरा दिया गया कि साहब इनके खिलाफ जो आरोप लगाया था ईडी या सीबीआई जिसने भी लगाया था, वो वहां पे मिला ही नहीं, इसलिए मैं इनकी जमानत देता हूँ। देखिए, जमानत दे दी उन्होंने, लेकिन अगर ये चीज न कही होती तो शायद इसका पर्सपेक्टिव अलग होता, इसका मतलब अलग होता। लेकिन ये कहने के बाद उन्होंने जमानत दे दी, तो इससे मध्यम वर्गीय जो गरीब होते हैं, आदिवासी हैं और लोग हैं, उनमें एक सिंपैथी जाग जाती है। देखिए, हमारे नेता को, मुख्यमंत्री को जबरदस्ती उसमें फंसाया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या हुई, जो कल्पना सोरेन थी, जिनको जो मुख्यमंत्री जी की पत्नी, उन्होंने जो अपना राजनीतिक उद्भाव किया या राजनीति में जो आई वो, और उन्होंने बढ़ चढ़ के जो इस बार जो लोग विधानसभा चुनाव हो रहा था, उसमें महिलाओं की जो उन्होंने सभाएं की, जो मैंने भी देखी, आपने भी देखी होंगी, और जो एक मैनिपुलेशन किया उन्होंने, जो बातचीत अपनी रखी और जो बात उन्होंने की, उससे महिलाएं संतुष्ट थी। तो अगर वोट बैंक बढ़ा है और महिलाओं का वोट बैंक बढ़ा है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि शायद वहां जेएमएम के इंडिया गठबंधन की सरकार बने। दूसरी बात है कि वहां पे जो पर्सपेक्टिव जितने भी चलाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि कल्पना सोरेन ने जिस तरह से काम किया, अगर कल्पना सोरेन वहां ना होती तो शायद जेएमएम के इंडिया गठबंधन की हालत वहां ज्यादा खराब हो सकती थी। लेकिन उनका जो रही है, जब महाराष्ट्र में भाई है, और इसी शायद में एक बात जोड़ते हुए सर आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा समय लिमिटेड रहेगा। मैं चाहूंगी सभी मेहमानों से प्रतिक्रिया ले लूं। बस 2 सेकंड जी, बोलिए। मुझे लगा कि आपने, ठीक है, बोलिए। जिस तरह से देखिए, वोट बैंक नोट देके वोट खरीदे गए, किसका फर्क पड़ता है? प्रोजेक्ट यहाँ से चले गए, 2.5 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिली, और जो महंगाई और बेरोजगारी का जो लोग कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मैंने देखा वहां पे कि महंगाई, बेरोजगारी के लिए महिलाएं और बेरोजगारी के लिए नौजवान परेशान थे, तो इससे कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा, निश्चित। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा, इससे कहीं ना कहीं असर आएगा कि हमारे प्रोजेक्ट वापस क्यों चले गए, नहीं जाने चाहिए थे, यहाँ प्रोजेक्ट लगने चाहिए थे। ऐसे बहुत सी चीजें, जो गठबंधन तोड़ा गया, जैसे लोकसभा चुनाव में, ठीक है, पार्टी टूट गई, पार्टी जो टूटी, दोनों पार्टी टूटी, टूट गई या तोड़ी गई, अलग अलग उसका पर्सपेक्टिव है सर, देखने का नजरिया है। लेकिन आपने अब से थोड़ी देर पहले एक शायद का जिक्र किया, उस शायद में एक शायद ये भी जोड़ देते हैं कि अगर चंपई सोरेन रहते जेएमएम में तो शायद जेएमएम ज्यादा मजबूत नजर आता। उसी शायद में एक जोड़ देते हैं, जैसे ये शायद, ये एग्जिट पोल, सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े मुमकिन है नतीजों में तब्दील हो, या मुमकिन शायद ना भी हो। बहरहाल, राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हुए जल्दी से आपका एक क्विक टेक सर लूंगी सुपर एग्जिट पोल के आए नंबर्स पर महाराष्ट्र और झारखंड के लिए। आपका ऑडियो सब नहीं आ रहा है, एक बार राकेश शुक्ला जी अनम्यूट करेंगे प्लीज। नहीं, अनम्यूट है मेरा। आप ठीक है सर, हाँ परफेक्ट। मैं ये बोला था पूर्णिमा जी कि मैं इस एग्जिट पोल का समर्थन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आंकड़ों पर चर्चा की जा सकती है। और ये जो आंकड़े सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि जिहाद पर पूर्णाहुति भारी पड़ गई है। दूसरा, जो लोकसभा चुनाव पे जनगणना, जनसंख्या, जाति, आरक्षण, संविधान, ये सारा चीज कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। और ऐसे में यदि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में परिवर्तित होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अपने मूल को छोड़ के सबका साथ सबका विकास का नारा दे के आगे बढ़ा गया था, और उसकी सफलता को नहीं देखते हुए फिर से हिंदुत्व के जो पटरी पे वापस आई है वो उसके लिए लाभकारी साबित हो रही है। अब इसमें 2 गलतियां देखिए। 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी ने गलती किया कि अपने हिंदुत्व से विमुख होके वो डेवलपमेंट को लेके आगे बढ़ी, और वही गलती 2024 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे जी ने किया।
वो भी अपना मूल छोड़ दिए। तो भाजपा तो वापस आ गई, वापस इसलिए आ गई कि उसके पास आज भी सनातनी दो चेहरे थे, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो यदि ये विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे जी कमजोर कड़ी बने तो मुझे लगता है कि जो विरासत की अभी तक की परंपरा रही है कि विरासत हमेशा पिता का पुत्र के पास गया है, इस बार हमें लगता है महाराष्ट्र में कहीं अनुयायी और सेवक के पास न चला जाए। ये एक बड़ा मुझे लगता है कि स्थितियां बदल सकती हैं यदि यही आंकड़े रहे और उनका उद्धव जी का प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा तो। ठीक है, दुष्यंत नागर जी आपके पास आते हैं, क्योंकि जिस तरीके की कैंपेनिंग हुई उस कैंपेनिंग से सर ये रिफ्लेक्ट हुआ कि बीजेपी शायद आज की डेट में इस स्थिति में नहीं थी कि उसका जो कोर वोट बैंक है, हिंदू कोर वोट बैंक है, वो किसी भी तरीके से इवन 0.% भी छिटक के ना जाए ऑपोजिशन के पास, क्योंकि उनके पास एक दूसरे वर्ग का वोट बैंक इंटैक्ट है। और यही आधार रहा कि नारा दिया गया कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आपको लगता है कि वो नैरेटिव, वो संदेश जनता के बीच उतारने में कुछ हद तक कामयाब नजर आती है महायुति? कम से कम जो सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं उसके आधार पर क्या लगता है आपको? जी, मैं जो हमारे साथी ने विरासत पे बोला, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक लाइन उस पर बोलना चाहता हूं जी, फिर आपका जवाब दो। देखिए सर, मराठी माणूस की बात करते थे बाला साहब ठाकरे, मराठी अस्मिता की बात करते थे, जय महाराष्ट्र जय भवानी की बात करते थे। उनका जीवन पूरा समर्पित था मराठा के लिए, मराठियों के लिए, मराठी भाषा के लिए। और आपके शिंदे साहब क्या कर रहे हैं? 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से निकल के गुजरात चले गए। शिंदे साहब ने कुछ नहीं बोला। वो कैसे उनके उत्तराधिकारी साबित हो सकते हैं? अगर वो बाला साहेब के उत्तराधिकारी होते इस्तीफा दे देते, लेकिन कभी ये प्रोजेक्ट्स नहीं जाने देते। जो मराठी माणूस की नौकरी थी, मराठी माणूस का जो रोजगार था, वो तो गुजरात चला गया। आप कैसे कह सकते हैं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के वारिस नहीं है और शिंदे साहब वारिस हैं? शिंदे साहब तो सत्ता के लिए उनका फोटो लगा रहे हैं, लेकिन उद्धव बाला साहब ठाकरे ने तो मराठी माणूस के लिए किया है। वो तो उनके सपने को आगे लेके चल रहे। मेरा कहना है कि इस पे आपको पुनर्विचार करना चाहिए अपने विचार पर। दूसरा मैडम, मैं आपके उसका जवाब देना चाहता हूं कि कोई भी नारा अगर दिया जाता है, कोई धार्मिक नारा हो, कोई सामाजिक नारा हो, कोई भी हो, उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों असर पड़ते हैं। हम अगर उसे नकार दें वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, अब इस चुनाव में तय होगा कि उसका सकारात्मक असर किधर गया है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है, सहयोगी दलों को मिला है, या उसका रिवर्स पोलराइजेशन होके वो महाविकास आघाड़ी को मिला है। और निश्चित रूप से जो आपने आंकड़े दिखाए हैं वो आंकड़े बाउंड्री लाइन के आसपास हैं। महाविकास आघाड़ी को भी 131 सीटें आप दे रहे हैं। अगर 10% प्लस माइनस होता है तो गेम पलट भी सकता है। ठीक है, और इसीलिए आप लोग एक्सपर्ट्स पहले ये भी कह रहे थे कि नेक एंड नेक फाइट